कल आपने देखा कि किस तरीके से पाखे ने 40 लोगों को एक साइड में कर दिया था और बाकी के जो लोग बचे हुए थे उनको अपने घर जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन तभी पीछे से एक ने कुछ और ही कह दिया, जिसे सुनकर सभी के सभी दंग रह गए। क्या कहा था उसने? आज की कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, 481वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज से हमारी नई कहानी भी शुरू हो चुकी है। सीओ से शादी कहानी हमारी हर रोज शाम को 6:15 आया करेगी। तो मुझे ये भी बताइए कि आपको वो कहानी कैसी लगी, और जिन्होंने अभी तक उस कहानी को नहीं सुना है तो जल्दी से उस कहानी को भी सुन लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही पाखी ये कहकर चलने को हुई, तभी पीछे से एक इंसान ने आवाज लगाकर कहा, अरे ये तो पहले ही तय था। मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा था? ये लोग सिर्फ सिफारशी लोगों को लेते हैं, टैलेंट की तो इनको कदर ही नहीं है। तभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दूसरे लड़के ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी तो यही लग रहा है। अरे हम में क्या कमी है? हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें नहीं लिया। मुझे लगता है ये सारे के सारे टैलेंटेड नहीं, सिर्फ सिफारशी लोग हैं। माहौल में गहमागहमी हो चली थी। कुछ लोगों ने तो कंपनी को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। बाकी जानते थे कि ऐसा अक्सर होता आया है। जिन लोगों को सीटें नहीं मिलती या जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो लोग ऐसे ही करते हैं। तभी पाखी ने बहुत ही सूझबूझ से उन लोगों को शांत करवाया और कहा, देखिए आप लोग ये भ्रांति में ना रहिए, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ सिफारशी लोगों को हमने राहत दी हो। शायद आपके रिज्यूमे में कुछ न कुछ तो ऐसा था कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करके आएं, ताकि अगली बार हम लोग आप लोगों को सिलेक्ट कर सकें। और प्लीज ऐसा मत कहिए। जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे उनमें से कुछ को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो कुछ भी कर सके। धीरे धीरे करके वो लोग वहां से निकलना शुरू कर चुके थे। इधर निया ने भी युवराज के कहते ही तुरंत अपनी कमर कस ली थी और वो युवराज के कैबिन से निकलकर अपनी एचआर टीम के पास आ गई थी। उसने वहां आते ही टीम मेंबर श्रुति से कहा, श्रुति, इंटरव्यू रूम को 2 हिस्सों में बंटवा दो, एक वेटिंग और एक इंटरव्यू। और हाँ, दोनों जगह पानी, पेन, पेपर, जरूरत की सब चीजें होनी चाहिए। और हाँ, एसी की सेटिंग जरा आरामदायक रखना, क्योंकि पसीने में इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाएंगे वो लोग। श्रुति ने सिर हिलाया और कहा, जी मैम, अभी करवाती हूँ। नेहा खुद जाकर इंटरव्यू पैनल को ब्रीफ करने लगी। उसने आते ही टीम से कहा, देखिए युवराज सर का मानना है कि इस बार एचआर को सिर्फ कागजों पर नहीं, व्यवहार में निर्णय लेना होगा। जो कैंडिडेट प्रेशर में भी काम कर सके वो हमारी कंपनी के लायक है। आईक्यू के साथ ईक्यू भी जरूरी है। वहीं थोड़ी देर बाद पाखी सबको निर्देश देकर लौटी और सीधे निया के पास आ गई। उसने निया को पूरी रिपोर्ट देते हुए कहा, मैम, सारे नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हमने विदा कर दिए हैं और बाकी 40 लोग अभी वेटिंग रूम में हैं। निया ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड वर्क पाखी, तुम बहुत प्रोफेशनल हो रही हो। वेरी गुड। पाखी थोड़ी शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू मैम। मगर उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या युवराज सर को मेरा वो घूरना गलत लगा होगा? निया ने उसे गौर से देखा और चुटकी लेते हुए कहा, तुम सुबह ही युवराज सर से मिलने का मौका ढूंढ रही थी, इसलिए ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। तो अब बताओ तुम्हारे दिल क्या कह रहा है? पाखी ये बात सुनकर एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि निया सीधा सीधा उसे सवाल कर लेगी। वो थोड़ा सा शर्मा भी रही थी। फिर उसने कहा, जी, मतलब पहली बार ऐसे आमने सामने बात हुई है, मैं क्या कह सकती हूँ? नेहा ने उसको और ज्यादा छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है सब कुछ पाखी। और हाँ, युवराज सर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, पर ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद है। दिल को थोड़ा संभाल लो, दिमाग से काम करो बच्चे। उसके बाद वो थोड़ा सा और ज्यादा मुस्कुरा गई। पाखी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैम, मैं समझ गई। दूसरी ओर युवराज अभी भी कुर्सी पर बैठा ऑफिस की छत को देख रहा था, जैसे कोई पहेली हल कर रहा था।
सुभाष सुधा 12.8 करोड़ रुपए। ये सब उसके दिमाग में लगातार चल रहा था कि क्या होगा और कैसे वो इसको सोल्व कर पाएगा। कुछ देर बाद वो चुप रहा, फिर उसने अपनी डायरी में एक नाम लिखा, सुधा वेरिफिकेशन। जो भी हो, और इस गलती की गुंजाइश नहीं थी। कंपनी बिकने की कगार पर है और मैं नहीं चाहता कि कोई गलत व्यक्ति यहां से बचकर रह चला जाए। तभी एकदम से दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दिव्या अंदर आ गई और उसने आते ही कहा, सर, इंटरव्यू रूम तैयार है और पैनल भी बैठ चुका है। बाकी बाहर खड़ी पूछ रही है कि आप पहले स्वयं इंटरव्यू लेना चाहेंगे या पैनल को शुरू करने थे। युवराज ने पहले तो थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, पहले मैं एक ग्रुप इंटरव्यू लूंगा। एक बार में 6 लोगों को बुलाऊं। इससे पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और किस में सिर्फ दिखावा ही है। दिव्या ने जैसे ही युवराज की बात सुनी और तुरंत झुककर जी सर बोलकर तेजी से बाहर आ गई। उसने वेटिंग रूम में पहुंचते ही पाखी को बुला लिया और कहा, पाखी, सर ने कहा है कि सबसे पहले एक ग्रुप इंटरव्यू लेंगे। एक बार में 6 लोगों को अंदर बुलाया है, तैयारी कर लो। पाखी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह पूरी तरह से प्रोफेशनल मोड में थी, लेकिन अंदर के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसने झटपट सूची में से पहले 6 नाम निकाल लिए और सभी को बड़े ही प्यार से कहा, देखिए, आप सभी को पहले राउंड के लिए बुलाया जा रहा है। कृपया लाइन में आइए और इंटरव्यू रूम की तरफ चलिए। सभी कैंडिडेट खड़े हो गए और कुछ के चेहरे पर घबराहट तो थी, कुछ के चेहरे कॉन्फिडेंस से चमक रहे थे। पाके ने खुद उन्हें इंटरव्यू रूम के बाहर पहुंचा दिया और दरवाजे पर रुककर बोली, कृपया पहले नॉक करके अंदर जाएं। अंदर युवराज अपने ऑफिस की मीटिंग चेयर पर नहीं बल्कि मेन टेबल के दूसरी ओर रखी आराम कुर्सी पर बैठा देख रहा था, जहां एक साथ वो सभी को देख सके। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन वो आज एक अहम निर्णय लेने जा रहा था। पहले ग्रुप के 6 लोग जब अंदर आए तो युवराज ने सिर उठाकर एक नजर सभी पर डाली। बिना कुछ कहे वो खामोशी से उनके लिए पहला टेस्ट ले रहा था। कमरे के भीतर सन्नाटा छा गया था। तभी युवराज ने अपना पेन मेज पर रखा और कहा, इस इंटरव्यू में मैं आपके अनुभव, आपके डिग्री और आपके सीवी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। यह सब तो मेरी टीम पहले से देख चुकी है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप दबाव में कैसा सोचते हैं। अगर आप पर काम का प्रेशर आ जाए तो उस समय आप क्या करेंगे। सभी के चेहरे थोड़े सख्त हो गए। युवराज ने फाइल खोली और पहले 3 कैंडिडेट के बारे में पढ़ा। ओह, तो आप एक टीम लीडर हैं। आपकी टीम के एक सदस्य लगातार लेट आते हैं, लेकिन उसका काम बाकियों से कई गुना ज्यादा है। आप क्या करेंगे? उसे नोटिस देंगे या इग्नोर कर देंगे? यह सवाल सुनते ही पहले कैंडिडेट ने कहा, सर, मैं नोटिस दूंगा। अनुशासन सबसे जरूरी है। दूसरे ने कहा, सर, मैं पहले उससे बात करूंगा। अगर वाजिब कारण हुआ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा। तीसरे ने कहा, सर, अगर काम अच्छा है तो लेट आने में क्या फर्क पड़ता है। टारगेट पूरा हो रहा है बस। युवराज ने ध्यान से सबकी बातें सुनी। उसकी नजर जवाब पर नहीं, जवाब देते समय उनके चेहरे के भाव पर जा रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, कामयाब व्यक्ति वही है जो नियमों के अनुसार साथ साथ इंसानियत भी समझे। सिर्फ बॉस बनना काफी नहीं है, लीडर बनना भी है। युवराज उनसे लगातार सवाल किए जा रहा था। इधर पाखी पता नहीं किस बात को लेकर अपने आप में घबराई हुई थी। तभी दिव्या ने देखा कि पाखी कुछ अलग से दिखाई दे रही है। वो उसके पास आई और उसने पूछा, पाखी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पाखी चौंक गई। उसे नहीं पता था कि दिव्या एकदम से यहाँ आ जाएगी। उसने कहा, जी, जी मैम, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ शायद। ये पाखी क्यों नर्वस हो गई थी? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा हो गया था कि पाखी नर्वस हो गई? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 382वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पाखी घबराई हुई आंखों से बार बार दीवारों की तरफ देख रही थी। तभी दिव्या ने उसे जब पूछा कि क्या सब कुछ ठीक तो है, तो पाखी ने जवाब दिया था, हाँ हाँ, जी जी मैम, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ शायद। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नर्वस नहीं हो पाखी, तुम चाहती हो कि सब कुछ परफेक्ट हो और यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अच्छा सुनो, अगला बैच तैयार कर लो। सर ने कहा है कि ग्रुप इंटरव्यू लगातार चलते रहेंगे, जल्दबाजी नहीं चाहिए।
अंदर युवराज अभी भी उन्हीं 6 लोगों से बातें कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के शीशे पर पड़ी। बाहर से पाखी बार बार उन्हें देख रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। युवराज ने हल्के मुस्कुराते हुए निया की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, निया, ये उस लड़की को क्या हुआ है? वो बार बार अंदर क्यों देख रही है? निया ने सवालिया नजरों से पूछा। कौन सर? युवराज ने कहा, ये पाखी। निया ने हामी भरी और कहा, सर मैंने भी नोट किया है। सर वो बहुत मेहनती है, वो आपसे कुछ सीखना चाहती है। युवराज ने पाखी को देखते हुए सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बंद करते हुए निया से कहा, चलो अगला बैच बुलाओ। निया ने तुरंत बाहर जाकर पाखी से अगला बैच लाने को कहा। पाखी भी तुरंत काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब पाखी दरवाजा खटखटाकर अंदर आई तो युवराज ने हल्के से कहा, मिस पाखी, क्या अगला बैच तैयार है? पाखी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, वो सभी बाहर खड़े हैं। युवराज की नजर पाखी के चेहरे पर गई। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब पहले से ज्यादा साफ थी। फिर उसने उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो आप मुझे वो 6 नाम बताइए जिनमें आपको सबसे ज्यादा पोर्टशील लगती है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका और मेरा कितना फर्क है। ये सुनकर पाखी तो थोड़ी सी घबरा ही गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि युवराज उससे सीधा सीधा अपने साथ कंपटीशन कर लेगा। लेकिन पाखी अंदर ही अंदर खुश भी थी कि युवराज उससे लगातार बातें कर रहा था और बहाने ढूंढ रहा था। फिर उसने अपनी डायरी खोली और अपने 6 नाम बता दिए। युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, 3 नाम मेरे से मैच कर गए। अच्छा है, आपने जजमेंट की शक्ति है। चलिए, बाकियों को भी बुला लीजिए। और इसी तरह दिन भर इंटरव्यू चलता रहा। युवराज, निया और उसकी एचआर टीम ने लगभग 40 उम्मीदवारों की मुलाकात की, लेकिन दिन के अंत तक पाके का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दिन ढल चुका था। ऑफिस में रोशनी कम हो रही थी और कर्मचारी धीरे धीरे घर जाने लगे थे। युवराज ने अपनी घड़ी देखी और उसने पास में खड़ी पाखी से कहा, पाखी, आपने बहुत अच्छा काम किया है आज। आप चाहें तो अब जा सकती हैं। पाखी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। ये दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। और इतना कहते ही वो झट से बाहर चली गई। उसे खुद ही नहीं पता चला कि वो आखिरी वाली लाइन उसने क्यों कह दी और उस आखिरी लाइन का मतलब क्या था। युवराज भी धीरे धीरे थकान महसूस करने लगा था। जब उसे पता चला कि 7 बज चुके हैं तो उसे लगा कि अब उसे भी घर जाना चाहिए। उधर निया और दिव्या अभी भी ऑफिस में थी, रिपोर्ट संभालते हुए अंतिम विवरण नोट कर रही थी। युवराज ने दोनों की ओर देखा और थके हुए स्वर में बोला, निया और दिव्या, तुम दोनों भी घर जाओ। कल आकर बाकी रिपोर्ट तैयार कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। निया ने सर झुकाया और कहा, जी सर, आप भी बहुत थक गए होंगे, है ना? दिव्या ने बैग उठाया और मुस्कुराकर बोली, ओके सर, गुड नाइट। उसके बाद दोनों धीरे धीरे ऑफिस से बाहर चली गई। पूरा ऑफिस अब एकदम सुना था और युवराज ही अंदर था। युवराज ने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक लंबी सांस ली। उसने अपना चमड़े का स्लिम बैग उठा लिया और मेज पर कोने में अपना ब्लेजर लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। फिर एक बार उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसा कि देखना चाहता हो कि सब कुछ अपने जगह पर सही है या नहीं। उसके बाद वो लिफ्ट की तरफ आ गया और लिफ्ट में बैठकर वो नीचे आ गया। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचा, उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। हर मोड़, हर ट्रैफिक लाइट पर, हर गली उसके तरफ लेकर जा रही थी और उसके भीतर एक अलग ही गंभीरता चल रही थी। उसे मालूम था कि आज भी उसकी राह कोई ना कोई तो देख रहा है और कल की तरह आज भी वो दरवाजे पर बैठकर दीवार घड़ी की सुइयों पर नजर गड़ाए युवराज की ही बाट देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही युवराज अपने घर पर पहुंच गया, युवराज ने सीधे गाड़ी पार्क की और गाड़ी से उतरते हुए उसने देखा दरवाजे के भीतर हॉल में बैठी बा सफेद सूती साड़ी में बैठी इंतजार कर रही थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी शिकन थी। जैसे युवराज अंदर आया, उसे पता लग गया कि कोई ना कोई तो बात है। ऐसे ही बा कभी भी ऐसे दिखाई नहीं देती थी। युवराज सीधा बिना समय गवाए उनके पास गया और उनका हाथ थाम कर बोला, बा, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बा ने एक गहरी सांस ली और अपने होठों पर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता भी थी। और उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटा, आज दोपहर में सुधा और सुभाष आए थे ऑफिस से। तुम्हारी बातें कर रहे थे।
कह रहे थे कि तुम उन पर हेरा फेरी का इल्जाम लगा रहे हो। युवराज का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक क्षण को आग सी दौड़ गई। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि सुधा और सुभाष इतने आगे की सोच रखते हैं कि वो युवराज के एक बार मीटिंग रखने पर ही सीधा बा के पास आ जाएंगे और वो बा से कहेंगे कि युवराज उन पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन युवराज ने तो सीधा किसी पर इल्जाम लगाया भी नहीं था। वो तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई है उसको उजागर किया जा सके और जो गलती कर रहा है वो अपने आप गलती को मान ले। तभी युवराज ने गहरी आंखों से बा की तरफ देखा और बोला, तो बा आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी और एक गहरा विश्वास था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा इसमें बताने की क्या बात है, जो तुझे ठीक लगे वही कर। कंपनी तेरी है, तुझे ही संभालना है। मैं बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं तो बस इसलिए बता रही थी कि वो लोग आए थे। और बेटा एक बात याद रखना, जिसके दिल में चोर है वही ऐसे इल्जामों की सफाई देने आता है। जब सुधा और सुभाष बा से मिलने आए थे तो बा को भी उनकी बातें सुनकर कुछ कुछ ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं सुधा और सुभाष के दिल में चोर तो है। नहीं तो और भी कंपनी में एम्प्लॉयज थे और भी उससे सीनियर लोग थे, वो क्यों नहीं आए। अगर ऐसा ही होता तो सबसे पहले तो शंकर लाल जी आते, क्योंकि सबसे सीनियर तो वो थे। बा यही समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर कहीं एक भी पॉइंट पर अगर शंकर लाल को युवराज की बात सही नहीं लगती तो वो सीधा बा के पास आ जाते, क्योंकि वो तो उनके पुराने मित्र भी रहे थे और लगातार शुरुआत से ही उनके साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए बा को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कमी सुधा और सुभाष के अंदर ही है। इसलिए उन्होंने युवराज से कह दिया था कि जो भी करे और अपने तरीके से करे, अब वो उसके बीच में नहीं आएगी। बा की बात सुनकर युवराज को भी लगने लगा था कि अब वो सही जा रहा है, क्योंकि बा को उस पर पूरा विश्वास था और अब वो खुलकर काम कर सकता था। तभी युवराज ने बा से कहा, बा मैंने जो देखा है सुना है उसके आधार पर निर्णय ले रहा हूं। सुधा और सुभाष ने वर्षों तक कंपनी में काम किया, लेकिन अगर वो ईमानदार होते तो खुद आकर पूछते कि क्या गलती हुई है। यहाँ तो उल्टा ही वो शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ इन्हीं के अंदर ही है। बात तो उनके घर पर आते ही जान चुकी थी कि वही असली गड़बड़ी है। तभी युवराज की बात सुनकर बा मुस्कुरा दी और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा। जमाना देख लिया है मैंने। इंसान की सच्चाई उसके शब्दों में नहीं, उसकी नीयत में होती है। अगर तेरी नीयत साफ है तो बेटा तुझे कोई नहीं गिरा सकता। देखना, तू असली चोर को एक ना एक दिन तो पकड़ ही लेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या युवराज असली चोर को पकड़ पाएगा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों 483वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बाकी बातें सुनकर युवराज को भी लगने लगा था कि वो सही दिशा में जा रहा है। तभी बा ने उससे कहा, चल अब जल्दी से जा, फ्रेश हुआ और हम डिनर करेंगे। उसके बाद युवराज वहां से उठा और अपने रूम में चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आया और देखा कि बा डाइनिंग टेबल पर ही बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। मंगला ने आज उसके पसंद के लिए वो सभी चीजें बनाकर परोसी थी। धीरे धीरे करके युवराज डाइनिंग टेबल के पास आ गया था। आज पूरे दिन भर की थकान उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी मंगला ने खाना परोसते हुए युवराज से कहा, बाबा आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आज कोई ज्यादा काम कर लिया आपने? भाभी युवराज के चेहरे की तरफ भी देख रही थी। उनको भी लग रहा था कि युवराज आज कुछ ज्यादा ही थका थका लग रहा है। माँ ने भी अपनी नजर जब युवराज की तरफ से देखी तो युवराज को लगा कि अब भाभी यही पूछना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना थका हुआ लग रहा है। तभी युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आज वो इंटरव्यू था ना, तो 40-45 लोगों से एक साथ बात की तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थकान हो गई। तभी मंगला ने कहा, बाबा आप ये जूस पीना, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। उसके बाद वो हंस पड़ी। युवराज ने भी जब वो जूस पिया तो उसे लगा कि सच में उसकी थकान धीरे धीरे के करके दूर होती जा रही थी और जूस मंगला ने बहुत ही अच्छा बनाया था।
तभी खाना खाते वक्त बा ने युवराज को एक जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात तो ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की भी गलती हो, उसे ऐसे मत छोड़ना। हो सकता है कि इंसान ने कोई मजबूरी में गलती की हो, और भगवान न करे कि उसके साथ कुछ गलत हो, तो सोच समझ कर ही फैसला लेना, चाहे कितनी ही गलती किसी का क्यों ना हो। वह बातों ही बातों में युवराज को समझाना चाह रही थी कि चाहे अगर सुधा या सुभाष की कोई गलती हो, या फिर कंपनी में किसी और की भी गलती क्यों ना हो, युवराज कभी कोई ऐसा फैसला न ले जिससे उनकी कंपनी और उनके परिवार की साख पर कोई सवाल उठाए। क्योंकि आज तक कभी भी निर्मला और वीर प्रताप सिंघानिया ने अपने समय में कभी भी कोई ऐसा हार्ड फैसला नहीं लिया था जिससे किसी इंसान को अपनी रेपुटेशन खोनी पड़े, और जैसे ही उनके कंपनी पर भी कोई रेपुटेशन पर सवाल उठाए। वह युवराज को यही समझाना चाहती थी। युवराज भी उनकी बात बहुत अच्छे से समझ चुका था। उसने बाकी सारी बातों को दिल में उतार लिया था। सुधा और सुभाष को लेकर उसके मन में जो कठोरता थी, वो धीरे धीरे अब कम भी होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इतना हार्ड फैसला तो नहीं लेगा जिससे उनको अपनी रेपुटेशन ही खोनी पड़ जाए। धीरे धीरे सब लोगों का खाना हो चुका था। उसके बाद मंगला ने युवराज से कहा, बाबा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बता दिया करो, आप बाहर मत आया करो, और इतने सारे नौकर जो हैं वो आपके लिए ले आया करेंगे। तभी युवराज ने कहा, अरे मंगला ताई, आप इतनी फिक्र मत किया करो, अब मैं बड़ा हो गया हूं और सब कुछ कर सकता हूं अपने आप से। तभी बा ने युवराज की चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, बेटा तू बड़ा हो गया है। हाँ, मुझे भी पता है, अब तेरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। शादी का नाम सुनते ही युवराज का चेहरा छोटा सा हो गया। जब बा को लगा कि युवराज शादी का नाम सुनते ही नर्वस होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा, अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, जा तू आराम कर ले, कोई बात नहीं। उसके बाद युवराज खड़ा हुआ और सीधे अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही वो बिस्तर पर लेट गया। उसके दिमाग में बा की बातें चल रही थी। वो सोच रहा था कि बा इतनी जल्दी शादी के लिए वो क्यों बातें कर रही है। तभी सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर बा और मंगला युवराज की शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे। बा ने जब सुबह उसको कहा था कि दिल्ली के सभी अमीर परिवारों में कोई लड़की के लिए पेशकश की जाए, तो अब बा मंगला से वही पूछ रही थी। बा ने मंगला से पूछा, मंगला, मैंने तुम्हें जो सुबह कहा था, क्या तुमने वो काम कर दिया? मंगला ने कहा, हाँ बा, मैंने सभी अमीर परिवारों में ये खबर फैलवा दी है कि बा अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रही है। अब देखना, एक दो दिन में यहाँ लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी बा। उसके बाद दोनों के दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर मंगला बा को अपने रूम में छोड़ आई और वो भी अपने काम समाप्त करके सोने के लिए चली गई। जैसे ही सुबह हुई, अलार्म बजने के साथ ही युवराज ने अंगड़ाई ली और वो अपने बिस्तर से खड़ा होकर तैयार होने लगा। उसने आज नेवी ब्लू कलर का कैजुअल सूट पहन लिया था। फिर वो सभी फाइलें और लैपटॉप अपने हाथ में लिए ऑफिस के लिए बाहर आ गया। जैसे वो कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि बा वही हॉल में बैठी हुई थी। उसने आते ही बा से कहा, गुड मॉर्निंग बा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर पलटकर उसने बाहर की तरफ जाने लगा। तभी बा ने उसे थोड़े गुस्से में घूरते हुए कहा, बेटा, ऐसे इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? अरे नाश्ता तो कर लो, कल भी तुमने नाश्ता नहीं किया था। युवराज ने जल्दी में जवाब दिया, नहीं बा, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मेरे पास नाश्ता करने का वक्त नहीं है, और मैं वहीं कुछ ना कुछ खा लूंगा। बा अपनी जगह से उठी और थोड़ा डांटते हुए बोली, युवराज, ये क्या बात हुई? तुमने कल भी नाश्ता नहीं किया, आज भी नाश्ता बिना किए जा रहा। ऐसे में तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। चुपचाप आओ और चलो ब्रेकफास्ट करो। ये कहते हुए बा युवराज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर नाश्ते की टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। युवराज के पास अब कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वो ज्यादा कहता तो शायद बा उससे नाराज हो जाती, और बा को मनाना कोई आसान खेल नहीं था। बा छोटे बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी थी। अगर एक बार उन्होंने ठान लिया कि किसी से बात नहीं करनी, तो वह कभी जिंदगी में करती नहीं थी। ये बात युवराज अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही बा के साथ आ गया था। जैसे वो टेबल पर बैठा, बा ने जल्दी से उसके लिए ब्रेड पर बटर लगा कर दिया और पास में खड़ी मंगला ने उसके लिए ग्लास में जूस डाल दिया। युवराज जल्दी जल्दी से
ब्रेड खाकर खाना खत्म करना चाहता था। खाने के बाद उसने जूस का ग्लास उठाया और जूस पीकर जाने ही वाला था, तभी बा ने उसे फिर टोक दिया। अरे, ये क्या बात हुई? जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा। पहले ढंग से नाश्ता कर, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगी। बा। युवराज थोड़ा सा मायूस होते हुए बच्चों की तरह जिद करने लगा। उसे ऐसे बच्चों की तरह जिद करता हुआ देखकर बा और मंगला हंस पड़ी। बा और उसकी टांग खींचते हुए बोली, तू जितना मर्जी ड्रामा कर ले, लेकिन तुझे नाश्ता तो पूरा करके ही जाने दूंगी मैं। अब युवराज शांति से बैठ गया था। उसे पता चल गया कि जितने भी नखरे करेगा उतना ही ज्यादा लेट होगा। इसलिए उसे लगा कि अब जल्दी से सारा नाश्ता फिनिश कर ले, उसके बाद वो चला जाएगा। उसने कहा, बा, अब तो ठीक है ना, मैं नाश्ता कर लिया हूं, अब तो मैं जा सकता हूं ना। बा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब तू जा सकता है। और हाँ, अब मुझे भी संतोष रहेगा कि मेरा बच्चा भूखा नहीं है, और कभी भी घर से बाहर निकलते वक्त भूखे नहीं जाते। आगे से ध्यान रखना। बा की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बा के पास आकर उसने बा के पैर छू लिए और बोला, ठीक है बा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं जा रहा हूं। तभी बा ने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर अपने गले को लगा लिया और बोली, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है बेटा। मेरा बच्चा दिन रात तरक्की करे और एक सुंदर सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए, ताकि मैं अपने परपोते का मुंह जल्दी से देख सकूं और आराम से मर सकूं। अब फिर से वही शादी की बात सुनकर युवराज का चेहरा छोटा सा हो गया। अब के बार तो उसने बा से कह ही दिया, बा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। क्योंकि माही और टीना के जाने के बाद युवराज अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब वो सोच रहा था कि अकेले ही जिंदगी आसान बीतेगी, लेकिन बा कहाँ मानने वाली थी। बा ने उसे छेड़ते हुए फिर कहा, ओ ऐसे कैसे नहीं मानेगा? अरे तुम्हारी शादी तो मैं करके रहूंगी और तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाऊंगी। और ये कहते ही बा और मंगला दोनों फिर से हंसने लगी। तभी युवराज ने देखा कि बा अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहती, तो उसने टॉपिक चेंज करने के लिए कह दिया, ठीक है बा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अभी तो मुझे जाने दीजिए ना, मैं लेट हो रहा हूँ। और आपको पता है कि अगर कंपनी में सीईओ ही लेट आएगा तो एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे? वो तो खुद ब खुद काम करना छोड़ देंगे। युवराज को इस तरह अपने कंपनी के लिए फिक्र होता हुआ देखकर बा को बड़ा ही गर्व होता जा रहा था। बा खुश भी थी, इसलिए उन्होंने उसे आगे कुछ नहीं कहा और उसको जाने दिया। क्या लगता है दोस्तों आपको, बा उसके शादी करवा कर रहेगी या नहीं? क्या युवराज शादी से मना कर देगा? कौन आएगी अब युवराज की जिंदगी में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 384वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बा से आशीर्वाद लेने के बाद युवराज सीधा ऑफिस की ओर निकल पड़ा। गाड़ी में बैठकर वो लगातार यही सोचे जा रहा था कि अब सुधा और सुभाष का उसे क्या करना है, सही रिपोर्ट कब तक उसके हाथ लगेगी और वो आगे की कार्रवाई जल्दी से जल्दी कैसे करेगा। यही सोचते सोचते वो गाड़ी के अंदर बैठा बाहर देख रहा था। वहीं हवेली के अंदर बा और मंगला खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। युवराज की बात का गलत मतलब निकाल लिया था। युवराज जो कह गया था कि आपको जो करना है कीजिए, इसका मतलब बा ने निकाल लिया कि युवराज अपने लिए लड़के ढूंढने की इजाजत उन्हें दे चुका है। जैसे ही गाड़ी के शीशे से युवराज ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का एक छोटा सा बोर्ड देखा, तब उसे जाकर याद आया कि उसे तो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी भाग लेना था और उसके एक गुरु ने उसको हर रोज ट्रेनिंग लेने के लिए भी बुलाया था। उसे सब पिछली बातें याद आ गई थी। वो कैसे इतना उनको इग्नोर कर गया था, उसे खुद ही नहीं पता चला कि पीछे की वो सारी बातें कैसे भूल गया। उस बोर्ड को देखते ही उसे सारी की सारी बातें याद आने लगी थी। उसे वो वादा भी याद आ गया था जो उसने सहस्त्र शांति से कहा था कि एक दिन में 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए वो उनसे जरूर मिलेगा। लेकिन वो जिंदगी के मामलों में इतना बिजी हो गया, ये सारी बातें भूल गया। जब उसे याद आ ही गया था तो उसने फैसला कर लिया था कि आज ऑफिस के सभी काम खत्म करने के बाद वो सहस्त्र शांत से बात करेगा और उससे ना आने के लिए माफी मांगेगा और दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने की रिक्वेस्ट करेगा। ये सब सोचते हुए वो ऑफिस की बिल्डिंग के पास आ गया था। युवराज ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और धीरे धीरे अपने ऑफिस बैग उठाकर वो बाहर आ गया। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में सोच की परछाइयां थी। धीरे धीरे वो लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा और लिफ्ट का बटन दबाते ही उसकी नजर एकदम ग्राउंड फ्लोर पर बने रिसर्च लैब दरवाजे की ओर चली गई।
वो कुछ पल वहीं रुक गया, जैसे कोई पुरानी याद ने उसे वहीं रोक दिया हो। कुछ सोचते हुए उसने लिफ्ट के बटन से हाथ हटाया और धीरे धीरे कदमों से रिसर्च लैब की ओर बढ़ने लगा। उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी और आसपास मौजूद स्टाफ आश्चर्य से उसे ही देख रहा था। जैसे ही वो लैब के दरवाजे के पास पहुंचा, वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ फैलाकर उसे रोक लिया। उसने आगे आकर कहा, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। युवराज एकदम चौंक गया, उसका माथा सिकुड़ गया और उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांत आवाज में बोला, सर, इस ड्रेस कोड में आप लैब में एंटर नहीं कर सकते। पहले आपको लैब चप्पल और कोट पहनना होगा, तभी मैं आपको अंदर जाने की इजाजत दे सकता हूं। युवराज उसकी बात सुनकर मुस्कुरा गया, क्योंकि वो गार्ड अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। लेकिन आसपास बैठे लोग ये देखकर चौंक गए थे कि आज सीओ सीधे लैब में कैसे पहुंच गए। ना ही उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी और ना ही किसी को बताया कि आज वो लैब में आने वाले थे। तभी युवराज ने गार्ड की परीक्षा लेने के लिए आगे कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? गार्ड बिना डरे हुए उसी अंदाज में बोला, जी सर, मुझे पता है कि आप इस कंपनी के नए सीईओ हैं, लेकिन सर मैं निर्मला मैडम को भी इन चीजों के बिना अंदर जाने नहीं दूंगा, तो आपको कैसे जानू दूं? ये नियम खुद चेयरवुमन निर्मला मैडम ने ही बनाए हैं। युवराज उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने उसे कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपने जेब से मोबाइल निकालते हुए किसी को कॉल करने लगा। उसके चेहरे के भाव देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो गुस्से में है या उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। इधर युवराज वो कॉल कर ही रहा था, उधर उस गार्ड का एक और साथी वहां पर आ गया। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने आते ही उससे कहा, अरे अरे ओ पागल, तू किसे रोक रहा है, तुझे पता भी है? उसके बाद पूरी होने से पहले ही पहला गार्ड बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मुझे पता है ये कौन है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं भाई, और मैं ऐसे ही ड्यूटी करता हूं। ये कहकर उसने अपनी गर्दन तानकर सीधी कर ली और फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इधर युवराज ने फोन डायल कर दिया था। दूसरी तरफ से दिव्या जी की आवाज आई, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या, मैं ग्राउंड फ्लोर के लैब के बाहर खड़ा हूं, जल्दी से नीचे आओ और मेरे लिए लैब कोट और चप्पलों का इंतजाम करके आओ। और हाँ, तुम भी मेरे साथ लैब में चल रही हो, अपने लिए भी ले आना। दिव्या ने कहा, जी सर, मैं अभी आती हूँ। फोन काटते ही युवराज ने मोबाइल वापस जेब में रख लिया और फिर उस गार्ड की ओर देखने लगा। इधर युवराज का कॉल आते ही दिव्या ने कॉल के बाद बिना समय गवाए सीधे फ्लोर के ऊपर चली गई और एचआर डिपार्टमेंट से सभी वो ड्रेस ली और जल्दी जल्दी से नीचे लैब की ओर जाने लगी। वो पहुंचते ही ड्रेसिंग रूम के इंचार्ज गौरव से मिली। गौरव से दिव्या को पहचान लिया था। उसने तुरंत उन्हें लैब कोट और सभी जरूरी सामान दे दिया था। सामान लेकर दिव्या लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर चली गई। लिफ्ट में वो सोच रही थी कि आज सर को अचानक लैब में क्या काम आ गया। आमतौर पर कंपनी के बड़े अधिकारी लैब में नहीं आते थे, खासकर सीईओ तो कभी भी नहीं। लेकिन वो जानती थी कि युवराज आम सीईओ नहीं है, उसका नजरिया बाकी सबसे अलग है। लेकिन उसने भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा और सीधा वो लैब में आ गए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। और जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, दिव्या तेजी से बाहर निकली और युवराज के पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर ये आपके लिए है, और एक सादा लेकिन सुथरा लैब कोट है, और चप्पलें उसने उसके तौर पर बढ़ा दी। युवराज ने चप्पल पहन ली और कहा, थैंक यू दिव्या, चलो अंदर चलते हैं। सामने खड़े वार्ड ने एक बार फिर दोनों को सिर से पैर तक देखा, फिर दरवाजा खोलते हुए कहा, अब आप अंदर जा सकते हैं सर। गार्ड की ईमानदारी और अपने काम के प्रति निष्ठा देखकर युवराज का चेहरा बिल्कुल प्रसन्नता से भर गया था। वो ऐसे ही कर्मचारियों को पसंद करता था जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करते थे, कभी भी अपने काम में चापलूसी नहीं करते थे। युवराज ने सिर हिलाकर उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसके बाद वो धीरे से लैब में चला गया। युवराज और दिव्या दोनों अंदर आ चुके थे। चारों ओर शांति और अनुशासन का माहौल था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था। चारों तरफ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई टेस्ट ट्यूब में तरल पदार्थ भर रहा था, कोई कंप्यूटर पर डेटा इकट्ठा कर रहा था, तो कोई किसी बॉक्स में औषधियों की बोतलें जमा कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर मास्क था और सब अपने अपने अनुसार काम कर रहे थे। पूरी लैब बिल्कुल मशीनरी की तरह लग रही थी। लैब के बीचों बीच एक लेडीज कर्मचारी सभी को निर्देश दे रही थी। वो डॉक्टर सुधा थी, लैब की हेड। उनकी तेज निगाहें और ऑर्डर को पूरे वातावरण पर हावी था।
वो कर्मचारियों को बारीक से बारीक बात समझा रही थी। किसी नमूने को किस तापमान पर रखना है और कौन सी औषधि उनको कहाँ पर लेकर जानी है, और सभी की सभी चीजें एक एक करके बड़े तरीके से बता रही थी। इधर जैसे ही डॉक्टर सुधा की नजर युवराज पर पड़ी, वो एकदम से चौकन्नी हो गई। उसके चेहरे पर भाव ही बदल गए। उसे नहीं पता था कि युवराज बिना इंफॉर्मेशन दिए एकदम से लैब में कैसे अटपका। वो अपने दिमाग में सारे अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं युवराज को उस पर शक तो नहीं हो गया है, कहीं युवराज उसे कोई और काम करने के लिए या फिर कंपनी से रिजाइन देने के लिए तो नहीं कहने आया। फिर उसे वही बात याद आ गई कि वो लोग तो बा से मिलकर आए थे। सुधा को लगा कि कहीं बा से मिलने की बात को लेकर युवराज उस पर गुस्सा तो नहीं हो गया, कहीं वो उसे ये तो ना कह दे कि आज के आज और अभी के अभी वो कंपनी को छोड़ दे। लेकिन तभी अपने आप पर उसने कंट्रोल किया और सारी बातों को एक तरफ कर दिया और धीरे से आगे आई और झुकते हुए बोले, गुड मॉर्निंग सीओ सर। युवराज ने उसका आदर स्वीकार कर लिया और वो लगातार लैब के कोने कोने को देखता जा रहा था। सुधा को भी कुछ कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। तभी सुधा ने बात को पलटते हुए कहा, सर आप लैब में कैसे? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, आपको परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको कुछ चाहिए? लेकिन युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो जांचने की कोशिश कर रहा था कि काम सही से चल रहा है या नहीं। इस तरह युवराज को बात का जवाब न देते हुए देखकर सुधा को तो और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज क्या करने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब क्या करेगा युवराज? क्या युवराज सुधा को बाहर निकाल देगा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कमेंट करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, 485वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज दिव्या को लेकर लैब में आ गया था। सुधा के सवाल पूछने पर भी युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार इधर उधर देखे जा रहा था। तभी युवराज ने नोटिस किया कि सुधा उसी की ओर देख रही है। तभी उसने माहौल को शांत करने की कोशिश की और सुधा से कहा, अरे अरे सुधा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था, तो बस मन किया तो आ गया। आप अपना काम कीजिए, मैं अपने आप जो कुछ देखना है वो देख लूंगा, आप चिंता ना करें। युवराज की यह बात भी सुधा को कुछ अजीब सी लगी, लेकिन वो कुछ बोली भी नहीं क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो क्या कहे। वहीं युवराज फिर से चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। उसे कुछ अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। ये गंध साधारण दवाइयों जैसी नहीं थी, ये कुछ और ही जैसी लग रही थी। युवराज ने धीरे से दिव्या से कहा, दिव्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? यह गंध किसी आम औषधि की तो नहीं लग रही, ये तो जैसे नशे की तरह दिमाग को सुन कर रही है। देखो तो सही, यहाँ हर कोई रेस्पिरेटरी मास्क लगाए हुए है, यहाँ तक कि सुधा भी। दिव्या ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, फिर युवराज की बात पर सहमते में सिर हिलाया। तभी युवराज ने फिर धीरे से कहा, हमने कल जो कैंडिडेट अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे, उनमें से रियांश, अभांश और ईशांक को बुलाओ। वही तीनों लैब टेक्नीशियन हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ पता चले। दिव्या ने सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, मैं अभी निया से कहकर उन्हें बुला लेती हूँ। अब उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही उस गंध को तेजी से सूंघ लिया और वो इतनी तेज फैल गई थी कि युवराज और दिव्या को तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। दोनों को बहुत तेज खांसी होने लगी। उनके सामान्य मास्क अब काम नहीं कर पा रहे थे। गंध इतनी विषैली हो चुकी थी कि आंखों में जलन और गले में घुटन महसूस होने लगी थी। युवराज को लगने लगा था कि जो उसने सोचा है वो बिल्कुल सही है। उसने तेजी से दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींच लाया। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली। दिव्या को वेटिंग चेयर पर बैठा दिया। दिव्या अब भी पूरी तरह से खांसे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। युवराज ने चिंता में उसकी ओर देखा और फिर एक कोने में खड़े एक ऑफिस बॉय को आवाज लगाई, अरे जल्दी पानी लेकर आओ। ऑफिस बॉय तुरंत भागा और पानी ले आया। युवराज ने धीरे से दिव्या को सहारा देकर पानी पिलाया। फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला और एचआर हेड नेहा शर्मा को कॉल लगा दिया। मिस नेहा, तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर आइए। हमने कल जो कैंडिडेट्स अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से रियांश, अभांश और ईशांक को भी साथ लेते आइएगा। साथ ही सभी के लिए रेस्पिरेटरी मास्क भी लेते आना। नेहा ने तुरंत हामी भरी और फोन काट दिया। उधर नेहा की भी हालात नाजुक हो गई थी। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा नीचे क्या हो गया।
उसे तो एक बार तो लगा कि कहीं नीचे लैब में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कोई विस्फोट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी उसने युवराज की बात पर गौर किया और सभी को वहां बुला लिया और लैब में आने के लिए चल पड़ी। इधर युवराज ने दिव्या की पीठ थपथपाई और कहा, दिव्या, घबराओ मत, तुम बहुत बहादुर लड़की हो और ये इतना विषैला भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लो, ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। युवराज पूरी तरह से यह समझ चुका था कि इस लैब में जो कुछ तैयार किया जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। युवराज को तो पहली ही बार में जैसे ही अंदर गया पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरीके से सुधा की नजरें उससे मिल नहीं रही थी, सुधा जिस तरीके से नीचे गर्दन करके बात कर रही थी, वो इशारा इसी की ओर जा रहा था कि सुधा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर जरूर कर रही है। युवराज के अंदर खलबली मच गई थी। उसकी आंखें तो शांत थी, लेकिन वो अपने आप को यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं ना कहीं सुधा ऐसा क्या कर रही थी। लेकिन यहाँ सुधा अपने कैबिन में इन सब से अनजान बैठी हुई थी। वो अपनी शीशियों और दवाइयों में मशगूल थी। उसकी पूरी सोच अब भी इस पर केंद्रित थी कि युवराज को मेडिसिन की बिल्कुल समझ नहीं है और उसे जो कुछ भी बताया गया वो बिल्कुल ऊपरी ऊपरी तरीके से बताया गया है। वो यही सोच सोच कर वो अपने मन में बुदबुदाई जा रही थी। अरे उसके जैसे आदमी को रसायन विज्ञान का क्या खक समझ में आएगा, कभी उसने इस बारे में पढ़ा ही नहीं। और उसने अपने हाथ में पिपेट को एक शीशे में घोलते हुए ध्यान से देखा। वो द्रव्य रंग बदल रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुछ ही पल में लैब का माहौल ही बदलने वाला था। इधर कुछ ही देर में निया अपने असिस्टेंट पाखे के साथ उन तीनों उम्मीदवार को साथ में लेकर आ गई थी जिनके लिए युवराज ने कहा था। युवराज ने जैसे उन्हें देखा, उसने गौर किया कि तीनों पूरी तैयारी के साथ लैब कोट, चप्पल और रेस्पिरेटरी मास्क लगाए आए थे। वहीं पाखी हाथ में दो अलग मास्क ले रखी थी। उसने आते ही एक युवराज को दे दिया और एक दिव्या को थमा दिया। पाखे ने हाथ से मास्क लेते हुए युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू पाखी। लेकिन पाखे की निगाहें कहीं और ही थी। वो युवराज को लगातार एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चल रहा था। युवराज ने नोट कर लिया था, लेकिन अभी इन बातों का वक्त नहीं था। उसका पूरा ध्यान इसी में था कि अंदर चल क्या रहा है। तभी उसने आगे बढ़ते हुए कहा, दिव्या, तुम ठीक हो, तुम हमारे साथ चल सकती हो या नहीं? अगर नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम करो। अगर चलना है तो जल्दी से मास्क पहन लो। उसने जल्दी से दिव्या से पूछा। युवराज की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दिव्या के दिल में जैसे सुकून की लहर दौड़ गई। वो थकी हुई थी, लेकिन युवराज का साथ देना चाहती थी। उसने बिना देर के मास्क लिया और उसे पहनते हुए तैयार हो गई। अब सारे के सारे अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। युवराज ने फिर उन कैंडिडेट की ओर देखकर कहा, रियान, आभास और ईशांक, ये तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू है। अगर तुम तीनों इसमें पास हो गए तो तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं, डायरेक्ट लैब असिस्टेंट से लैब डायरेक्टर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई। उनके भीतर जोश और उत्साह उमड़ पड़ा। वे चाहते थे कि आज वो कुछ भी करके इस चीज को फाइनल कर ही दे और इस पोस्ट के लिए अपने आप को साबित कर दे। उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गए थे, वहीं अंदर लैब की हेड सुधा अब भी अपने काम में व्यस्त थी। कर्मचारियों को सख्त निर्देश देती जा रही थी। उसके चेहरे पर वही अनुशासन था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। जैसे वो सभी एक साथ दोबारा लैब में आए, वहां एकदम से हलचल मच गई। कुछ लोग तो उन्हें देखकर चौंक से गए, क्योंकि वो एक साथ ऐसे लग रहे थे जैसे वो लैब पर रेड करने आए हो। कुछ एम्प्लॉय तो घबरा गए थे, लेकिन सुधा अपने मन में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये लोग एकदम से आ जाएंगे। पर जैसे ही उसने देखा कि इतने सारे लोग एकदम से लैब के अंदर आ रहे हैं, वो भी एकदम से चौंक गई। उसका चेहरा भी एकदम से सख्त हो गया। सामने युवराज को इतने सारे लोगों के साथ देखकर उसे पहले तो कुछ गलत लगा, लेकिन वो नाराज भी हो गई। तभी उसने आगे बढ़कर कहा, ये क्या मजाक है? आप लोग एक साथ लैब में क्या करने आए हैं? और आपने अभी कोई बताया भी नहीं कि आप लोग आने वाले हैं। आपको पता है लैब का काम क्रूशियल होता है। कहीं अगर छोटा सा भी कुछ हो गया तो आप लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और सीओ सर, देखिए, ऐसी इजाजत किसी के पास नहीं है कि एक साथ इतने लोग आ जाएं। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो ये हमारे लॉस होने का काम है। आपको तो पता ही है।
युवराज देख पा रहा था कि सुधा का कंसर्न तो ठीक था, लेकिन वो उसके चेहरे पर एक्टिंग साफ नजर आ रही थी। वो देख रहा था कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। उसे पता लग गया था कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है तो वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तो वो चाहती थी कि एक साथ इतने लोग क्यों आ गए, और उसे लगने लगा था कि ये लोग छानबीन ना करने लग जाए। अगर छानबीन करने लगे तो कहीं उसकी गलतियां बाहर ना आने लगी। लेकिन युवराज ने सुधा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उन तीनों की ओर देख रहा था जिन कैंडिडेट को कल इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आज उनका फाइनल इंटरव्यू था। वो देखना चाह रहा था कि ये कैंडिडेट उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, जिस चीज को थोड़ी देर पहले युवराज और दिव्या ने महसूस किया था। वो जानना चाहता था कि क्या वो लोग इसको पहचान लेंगे और ऐसा लैब में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये तीनों कैंडिडेट इस चीज को पहचान पाएंगे आखिर लैब में हो क्या रहा है? सुधा की गलतियां आगे आएंगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।